और अगर वो आपके नियम और शर्तों को मानते हैं तो आप क्या कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी और भाजपा का स्कोर क्या रहने वाला? देखिए, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ढंग से चुनाव लड़ती, कोई बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस 2 सीटें बीजेपी से ज्यादा ला सकती। अभी भी स्थितियां बहुत खराब नहीं है। अभी भी मैं ऐसा मानता हूं कि लगभग 12 से 14 सीटें ऐसी हैं जहां टक्कर होने की संभावना है। क्या आप कांग्रेस में हाईकमान से बात कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं तार कमलनाथ जी से तो नहीं जुड़ा? मैं मध्य प्रदेश के नेताओं से कोई बात ही नहीं करना चाहता, स्वाभाविक तौर पे। इसीलिए मैं अगर किसी के लिए सबसे ज्यादा 15-16 दिन प्रचार करने गया था अपनी टीम के साथ, तो कमलनाथ जी के लिए गया था। मेरे जाने का लाभ भी हुआ है, उनको भी पता है। पिछड़ा वर्ग को लेकर के भी आप लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं, तो पिछड़ा वर्ग के लोगों की वहां से सूचना आ रही है कि उन्होंने एकजाई रूप से वहां पे वोट किया है। मैं अभी गया था निमाड़ के दौरे पे, तो मुझे पता चला कि आदिवासी बहुल सारी सीटों पे कांग्रेस मजबूत है और जीतने की स्थिति में। मुझे पूरा विश्वास है कि खरगोन जीत रहे हैं। अगर कांग्रेस, मुझे 2-1.5 महीने पहले तक लग रहा था कांग्रेस ने खुद ही हथियार डाल के बैठी। अगर कांग्रेस को ये आत्मविश्वास होता और कांग्रेस 3 महीने पहले से कूद पड़ती मैदान में, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 300 से ऊपर पार इंडिया गठबंधन जाता। नमस्कार, द हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश की राजनीति की वह शख्सियत जिन्होंने अपने राजनीतिक परिचय किसी से लिया नहीं है, बल्कि स्वयं अपने नाम को स्थापित करके मध्य प्रदेश की राजनीति में स्थापित अपने आप को किया है। जो पहले कांग्रेस से जुड़े रहे, कांग्रेस के साथ साथ वह विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़े और चुनाव ऐसा लड़े कि उसकी गूंजना संपूर्ण मध्य प्रदेश में गूंजी। अब नेताजी की ये चर्चा है मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में और खासकर राजनीतिक गलियारों के साथ साथ राजधानी भोपाल में कि वे कांग्रेस में जा सकते हैं अथवा कांग्रेस से उनकी उच्च स्तरीय बात चल रही हाई कमान से, मतलब राहुल गांधी जी से उनके सीधे संपर्क है और राहुल गांधी जी से उनकी बात चल रही है कि कांग्रेस में वो आएंगे या नहीं आएंगे। इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं श्री दामोदर सिंह यादव जी से। नमस्कार। नमस्कार मयंक भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छी चर्चा आपसे होगी ऐसी उम्मीद करता हूँ। आदरणीय, जैसे कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है और कांग्रेस की स्थिति लगातार पतली होती जा रही है मध्य प्रदेश के भीतर, जैसे कि विधानसभा के चुनाव के नतीजे में भी आया। आपने लगातार पूरे विधानसभा चुनाव की बात हो या लोकसभा चुनाव की बात हो, लगातार कांग्रेस पार्टी से एक ही बात कही कि ज्यादा से ज्यादा पिछड़ा वर्ग के लोगों को टिकट दिया जाए और राहुल गांधी स्वयं इस बात को संपूर्ण देश में जा जाकर कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टिकट हम पिछड़ा वर्ग को देंगे, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बात की जा रही है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं आपका कांग्रेस पार्टी से विवाद हुआ था और वो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम बना था। लेकिन अगर राहुल गांधी जी से, जैसे कि भोपाल के राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि आपकी बात चल रही है और अगर वो आपके नियम और शर्तों को मानते हैं तो आप क्या कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं? देखिए मयंक भाई, राहुल जी से और राहुल जी की टीम जो है 12-15 लोगों की, निश्चित रूप से उस टीम के बहुत सारे साथी मेरे सीधे संपर्क में हैं। उनसे बातचीत मेरी लोकसभा चुनाव के पहले भी हुई थी, उसके बातचीत बाद में भी चल रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे नेता भी हैं। नेता की जो परिभाषा अपने देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाने की कोशिश की है, मैं उसको नहीं मानता कि वो लोग लीडर हैं, बल्कि मैं ये मानता हूं कि वो किसी न किसी तरह से वोटरों को भ्रमित करके उनका मत पाके और देश में उन लोगों की सत्ता लाना चाहते हैं जो लोग बड़े हों, धनाढ्य हों, उद्योगपति हों, गरीब और शोषित वंचित लोगों को और ज़्यादा उनका शोषण करना चाहते हैं। तो राहुल जी निश्चित रूप से अच्छे नेता हैं, मैं उनकी हमेशा तारीफ करता आया हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि वो डरे नहीं। पूरी कोशिश आदरणीय मोदी जी के द्वारा की गई कि उनको डराया जाए, लेकिन नहीं डरे। और अच्छी बात यह भी है कि हमारा जो मुद्दा है, शोषित वंचित जो लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के, दलित वर्ग के, आदिवासी वर्ग के और सामान्य वर्ग के भी, गरीब, मैं मानता हूं सामान्य वर्ग के अंदर भी लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं आज भी। उन सब की बात वो कर रहे हैं, उनको हक देने की बात कर रहे हैं। वही बात अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। तो पूरा इंडिया गठबंधन इस समय उस तरह की बात कर रहा है। तो निश्चित रूप से मुद्दे हमारे बहुत मिलते हैं, विचारधारा भी ये मिलती है कि संविधान की सुरक्षा होना चाहिए, लोकतंत्र कायम रहना चाहिए। इस नाते लोगों को लगता है कि मैं कांग्रेस में वापस जा सकता हूँ। और राहुल गांधी जी के संदेश किसी माध्यम से कुछ ही उनकी टीम में बात हुई होगी, तो 2 बार आ भी चुका है, बातचीत भी हमारी हुई है। लेकिन मैंने एक ही बात तब भी बोली थी, आज भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोल रहा हूँ। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में आया, आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ा। लोकसभा चुनाव के बाद
मैं चाहता हूं कि इस मध्य प्रदेश के अंदर एक तीसरी ताकत, बड़ी ताकत बन के खड़ी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ताकत संविधान विरोधियों को आगे बढ़ने का मौका देगी, बल्कि नहीं, संविधान विरोधियों को और कमजोर करने का काम करेगी। तो निश्चित रूप से ये बात भी आती है कि अगर आप तीसरी ताकत खड़ी करोगे तो उसका नुकसान कांग्रेस को होगा। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी जब तक मध्य प्रदेश में सामंतशाहियों के कब्जे में रहेगी, तो राहुल जी खड़गे साहब कितना भी बात करते रहे दलित, शोषित, वंचित और पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों की, ओबीसी के, जनरल के गरीब लोगों की, लेकिन उनका भला तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक यहाँ सामंतशाहियों को बागडोर सौंप के रखेंगे। और मैं मानता हूँ कि यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष भले ही जीतू भाई हो, पटवारी या कोई भी आदमी हो, असली जो कब्जा है पार्टी पे वो भी आज भी सामंतशाहियों का है। इसलिए अभी तक इस तरह की कोई योजना कांग्रेस में जाने की हमारी नहीं है। मेरी जरूर इच्छा थी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी तीनों मिलकर चुनाव लड़ते तो और ज़्यादा लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को मिलता और साथ ही उत्तर प्रदेश में और प्लस होते, क्योंकि बहन मायावती जी के अंदर अब हिम्मत, साहस वो नहीं बचा कि वो भारतीय जनता पार्टी का या सत्ताधारी लोगों का मुकाबला कर सकेंगी। उसके कई कारण है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं बहन जी का बहुत सम्मान करता हूँ, हर उस नेता का सम्मान करता हूँ शोषित, वंचित, दलित वर्ग से निकल के और राजनीति में शिखर पर पहुंचा है। लेकिन चंद्रशेखर भाई को भी साथ इनको लेना चाहिए था, इस बात से भी मुझे दुख हुआ है। और दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस या आम कार्यकर्ता की कांग्रेस या खड़गे जी की कांग्रेस है ही नहीं। ये तो किसी राजा रानी की कांग्रेस मध्य प्रदेश में चल रही है। ये कमलनाथ जी की भी कांग्रेस नहीं है। कमलनाथ जी जब यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे तब बेहतर स्थिति थी, अब तो और खराब है और लोकसभा के बाद और खराब होने की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर कांग्रेस कोई सख्त निर्णय लेती है और शोषित, वंचित, दलित लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, सबको एक साथ बराबरी का हक दे के चलने की बात करती है तो जरूर विचार किया जा सकता है। तो आपने जो भी चर्चाएं सुनी है वो चर्चाएं झूठ नहीं है, उनमें निरंतर रूप से बातचीत होती रहती है, लेकिन इसका निर्णय लोकसभा चुनाव के परिणाम और उसके बाद होने वाली बैठकों के बाद लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लगभग मतदान सारी सीटों पर हो चुका है। इसके साथ साथ 4 चरणों में पूरे चुनाव भी हो गए हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी और भाजपा का स्कोर क्या रहने वाला है? देखिए, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ढंग से चुनाव लड़ती, कोई बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस 2 सीटें बीजेपी से ज्यादा ला सकती थी। मैं बड़े स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ। मैं जीतू भाई से बहुत उम्मीद रखता था कि जीतू पटवारी जी बहुत ऊर्जावान नेता हैं, ऊर्जावान हैं भी, लेकिन एक दो कुछ ऐसे बयान आए हैं जो चीज़ें मुझे भी अच्छी नहीं लगी उनकी तरफ से। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में चुनाव ही नहीं लड़ा। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ राष्ट्रीय नेतृत्व को लेके। आदरणीय प्रियंका जी हैं, आदरणीय राहुल जी हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ये हिंदी भाषी वो राज्य हैं जहां पर वो अगर 4 कदम चलेंगे तो उनको परिणाम मध्य प्रदेश की जनता 8 कदम का देगी। लेकिन पता नहीं ये तीनों राज्य उनके फोकस में क्यों नहीं रहते। अगर तीनों राज्यों को इस लोकसभा में भी वो फोकस करके काम करते तो मैं दावे के साथ मैं भाई कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में 29 में से 15-16, राजस्थान में 25 में से 15 और छत्तीसगढ़ में 11 में से 6 और 7 सीटें, 8 सीट तक ला सकती थी कांग्रेस। और क्यों ला सकती थी, उसका एक बड़ा कारण यह है, अभी भी स्थितियां बहुत खराब नहीं है। अभी भी मैं ऐसा मानता हूं कि लगभग 12 से 14 सीटें ऐसी हैं जहां टक्कर होने की संभावना है, और बहुत सीटें तो ऐसी हैं जो मुझे जीत की तरफ साफ दिखाई दे रही हैं। अगर आप मुरैना की बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि नीतू सिकरवार जीतने की स्थिति में, भले ही वहां पर रामनिवास रावत जी को रोकना चाहिए था, वो चले गए, ओबीसी के अच्छे नेता हैं उस एरिया के, लेकिन उसके बावजूद भी मुरैना कांग्रेस जीत रही है मेरे जानकारी के हिसाब से। भिंड में, ग्वालियर में बहुत ज़बरदस्त टक्कर है। और अगर आप बात करेंगे भिंड की, तो भिंड 2 जिलों से मिलकर बना हुआ लोकसभा क्षेत्र है, भिंड और दतिया। मेरा खुद का जिला भी दतिया है, मेरा क्षेत्र विधानसभा भी उसी में आता है। दतिया जिले से फूल सिंह बरैया को काफ़ी अच्छी लीड है और भिंड के अंदर अच्छी टक्कर है, तो परिणाम कुछ भी आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो बुंदेलखंड की सीटों पर निश्चित रूप से कमज़ोर है कांग्रेस, बहुत कमज़ोर है। कोई भी बुंदेलखंड की सीट ले लो, चाहे वो टीकमगढ़ हो, चाहे वो खजुराहो हो, ग्वालियर में स्थिति बहुत टक्कर की। और उसके बाद अगर आप बात करोगे तो सतना, रीवा, सीधी, इन तीनों में टक्कर है मेरी जानकारी के अनुसार, अच्छी टक्कर है। बंडला कांग्रेस जीतने की स्थिति में है, जीत रही है।
छिंदवाड़ा कांग्रेस पक्का जीत रही है, बड़े अंतर से जीत रही है। आपकी और कमलनाथ जी की नजदीकी किसी से छिपी नहीं है। क्या आप कांग्रेस में हाई कमान से बात कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं तार कमलनाथ जी से तो नहीं जुड़ा? कमलनाथ जी से कोई तार नहीं जुड़ा। असल में मैं मध्य प्रदेश के नेताओं से कोई बात ही नहीं करना चाहता, और इसलिए आदरणीय कमलनाथ जी मेरे सम्मानीय हैं और मेरे सम्मानीय हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमारा उनका दिल का लगाव है। राजनीति के माध्यम से हुआ, पर हो गया दिल का लगाव, दिल लगी हो गई, मेरी भी है उनकी भी है। और स्वाभाविक तौर पे इसीलिए मैं अगर किसी के लिए सबसे ज़्यादा 15-16 दिन प्रचार करने गया था अपनी टीम के साथ, तो कमलनाथ जी के लिए गया था, और उसका परिणाम भी मिला, मेरे जाने का लाभ भी हुआ है, उनको भी पता है, और निश्चित रूप से वो 1 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मैं मानता हूँ कि 5-6 सीटें तो स्पष्ट जीतती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है, और 5-7 सीटों पर अच्छी टक्कर दिखाई दे रही है, चाहे वो भूरिया जी की सीट हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी की सीट हो। दिग्विजय सिंह जी की सीट पर लगातार मतदान का प्रतिशत बढ़ा, पूरा पुलिस प्रशासन लगातार उनकी सीट पर तैनात रहा, और पिछड़ा वर्ग को लेकर के भी आप लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं, तो पिछड़ा वर्ग के लोगों की वहां से सूचना आ रही है कि उन्होंने एकजाई रूप से वहां पे वोट किया है। वो किसके पक्ष में किया है, वो एक बहुत बड़ा। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को वोट मिला होगा, मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने कहा कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी, और कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी और फिर भी कांग्रेस को वोट मिल रहा है, और कांग्रेस अगर 12-14 सीटों पर फाइट कर रही है, तो उसका मतलब यह है कि लोग बीजेपी से नाराज हुए हैं, और बीजेपी से नाराज हुए हैं तो वोट कांग्रेस को ही गया, कहीं भी गया हो कांग्रेस को वोट गया है। इसका लाभ दिग्विजय सिंह जी को भी मिल सकता है। हालांकि मुझे बड़ी उम्मीद थी गुना संसदीय क्षेत्र से, दिग्विजय सिंह जी ने नहीं कहा होगा, इसलिए यादवेंद्र यादव मुझे नहीं पूरे सम्मान से बुला पाए, नहीं तो अगर मैं 5-10 दिन वहां देता तो वहां की तस्वीर भी अलग होती। वहां सिंधिया जो बढ़त की खबरें आ रही हैं वो नहीं आ पाती। तो पूरे प्रदेश के अंदर एक और चीज आश्चर्यचकित करने वाली है, मैं अभी गया था निमाड़ के दौरे पे, तो मुझे पता चला कि आदिवासी बहुल सारी सीटों पे कांग्रेस मजबूत है, और जीतने की स्थिति में मुझे पूरा विश्वास है कि खरगोन जीत रहे हैं, और उसके अलावा बड़वानी खरगोन शायद एक ही में आता है, और उधर झाबुआ की सीट वो भी जीतने की स्थिति में। तो काफी सीटें, और ये जनता जिता रही है। आप देखिए, अगर कांग्रेस, मुझे 2-1.5 महीने पहले तक लग रहा था कांग्रेस ने खुद ही हथियार डाल के बैठी है, अगर कांग्रेस को ये आत्मविश्वास होता और कांग्रेस 3 महीने पहले से कूद पड़ती मैदान में, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 300 से ऊपर पार इंडिया गठबंधन जाता, ये मैं मान के चलूं। मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस मिसमैनेजमेंट का शिकार हुई है, चाहे आप सरकार कमलनाथ जी की गिरी हो तब की बात कर लें, जहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद लगातार विधानसभा चुनाव हुए तो कई नेता बागी हो गए, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में इंटरनल फाइट्स हो गई। उसके बाद पूरी जो माहौल और मोमेंटम जो कांग्रेस पक्ष में दिख रहा था वो पूरा डिस्टर्बेंस हो गया। इसके साथ साथ जैसे कि आपको मालूम है कि विधानसभा चुनाव के होने के बावजूद 4-5 विधायक लगातार भगदड़ मच रही है कांग्रेस में। नरोत्तम मिश्रा जो आपके जिले के एक बहुत बड़े नेता अपने आप को मानते हैं, हालांकि वो इस बार चुनाव हार गए, वो कह रहे हैं, उनका दावा है कि मैंने 4-5 लाख लोगों को कांग्रेस से मुक्त कराकर भाजपा की सदस्यता दिला दी। तो आप जिस चीज को लेकर के बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में मध्य प्रदेश में नेतृत्व की कमी है और इंटरनल फाइट्स कहीं ना कहीं इतनी हावी है कि जो पार्टी के मुद्दे हैं और पार्टी की जो लाइन है उसको हटा करके आंतरिक लड़ाई में कांग्रेस इतनी तेज जुट चुकी है कि भाजपा से लड़ाई नहीं कर रही है। और जो वोट भी मिल रहे हैं, आप जैसा कि बता रहे हैं, आप जमीनी स्थिति ये है कि कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हैं लोग। ये चुनाव जो 2019 में हुआ या फिर 2023 में हुआ, जो भी कांग्रेस को वोट मिले हैं, आपके अनुसार और हमारी एजेंसीज के अनुसार भी ये चुनाव वहां पे कांग्रेस पार्टी जीती है जहां पर भाजपा वर्सेस जनता चुनाव हुआ। निश्चित रूप से चुनाव जहां पे भी कांग्रेस को वोट मिल रहा है, पूरे देश के अंदर बोल रहा हूँ, अगर 2-3 राज्य छोड़ दें, कर्नाटक हो गया, उत्तराखंड हो गया, और हिमाचल हो गया और तेलंगाना, जहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और वो भी निश्चित रूप से जनता तक वो लाभ पहुंचा रही है उन स्कीम्स के माध्यम से, जिनसे जनता को सीधा पैसा मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, उनको अगर राज्यों को छोड़ दें तो पूरे देश में जहां भी कांग्रेस या इंडिया गठबंधन भी बोल रहा हूं मैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी भी शांत बैठे थे, लग ही नहीं रहा था, चुनावी मोड में दिख ही नहीं रहते। देश भर में अगर देखा जाए तो 2 नेताओं को छोड़ के, अगर हम साउथ को छोड़ के बात करें, तो नौजवान नेता हमारे भाई तेजस्वी यादव और आदरणीय दीदी ममता बनर्जी, इन दोनों को देख के किसी में करंट ही नहीं दिख रहा था, किसी भी छोटे दलों के या क्षेत्रीय दलों के नेताओं में, और ना ही कांग्रेस में वो करंट दिख रहा था। हाँ, कांग्रेस में मेहनत, बेजोड़ मेहनत आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे थे, और उसका परिणाम भी कांग्रेस को मिल रहा है। तो जहां भी कांग्रेस को सीटों में लाभ मिल रहा है वो जनता के द्वारा ही मिल रहा है भाई।
जनता चुनाव लड़ रही है, बीजेपी को हराना चाहती है, मोदी जी की लफाजियों से निजात पाना चाहती है, इसलिए ऐसा कर रही है। दूसरा एक चीज और भी कही, जैसे आपने नरोत्तम मिश्रा जी का जिक्र किया, वो बड़े नेता हैं, मेरे क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम कराया, मैं इस मामले में उनका प्रशंसक भी हूँ, पुराने हमारे मित्र भी हैं। लेकिन एक जो मैं नरोत्तम मिश्रा जी की वर्किंग देखता हूँ, वही वर्किंग मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री तक की देखता हूँ। एक सोच बन गई है, सोच ये बन गई है, विपक्ष को खत्म कर दो, सारे संस्थानों पर कब्जा कर लो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो न्यायपालिकाएं हो, चाहे वो मीडिया हो, मीडिया हाउसेज हो, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हो, प्रिंट मीडिया हो, सब पे कब्जा करो, सबको अपना पार्टी का हिस्सा बना लो, और जो हमारे खिलाफ आवाज उठे उसको खत्म कर दो। सही क्या है गलत क्या है इसको कैसे वो पहचान पाएंगे अगर ये गलत ये कर लेंगे? तो रामायण में एक चौपाई है, प्रभुता पाए काहे मत नहीं, लिखा है तुलसीदास जी ने। तो वो क्यों लिखा है? इसीलिए लिखा है कि जब किसी को सत्ता मिलती है, पावर मिलता है, तो उसको अधिकांशतः ऐसा देखने में आया कि अहंकार आ जाता है, और इसलिए जरूरी है समझदार लोग अपने आलोचकों को अपने पास रखते हैं ताकि उनको चश्मा ना चढ़े। लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया कि आलोचक अगर 500 किलोमीटर दूर भी बैठा है तब भी उसको उठा के जेल में भेज दो। ये बीजेपी इसका नुकसान उठा रही है। वैसे बीजेपी ने बहुत कुछ ऐसा गलत किया मुझे नहीं लगता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इसका नुकसान उठा रही है। और मैं ये मानता हूं कि जनता ही चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने कुछ नहीं किया। और जो जनता 2014 में एक उम्मीद के साथ मोदी जी को मनमोहन सिंह जी के काम से बेहतर काम करने की उम्मीद में उन्होंने वोट दिया, वो अच्छा डिलीवर नहीं कर पाए। जीएसटी लाना, नोटबंदी करना और भी बहुत सारे फैसले ऐसे करना जिससे जनता में नाराजगी उनके प्रति आई। फिर उनकी किस्मत या कोई षड्यंत्र, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि मामला सेना का है और मैं सेना का बहुत सम्मान करता हूँ। फिर एक पुलवामा हो जाता है, फिर पाकिस्तान पे हवाई हमला हो जाता है, उनके बॉर्डर पे कहीं थोड़ा सा जैसा भी है, उसमें बहुत संदेह है मुझे, कभी बात करेंगे उस संबंध में। उसके बाद जो राष्ट्रवाद की भावना जगती है तो फिर जीएसटी भी लोग भूल जाते हैं। और ये हमारे राष्ट्र की विशेषता है, हमारे देश की सरकारों की भी विशेषता है, विपक्ष की भी विशेषता है कि जब भी देश पे कोई हमला हुआ, जब भी देश को कुछ नुकसान पहुंचा है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है, फिर चुनाव और राजनीति को भूल जाता है। उसका फायदा मिला इसलिए 19 में सरकार में आ गए। पर इस बार उन्होंने सोचा था कि भगवान श्री राम का मंदिर बना के और वहाँ पे भगवान श्री राम की बालाजी महाराज जैसी तस्वीर लगा के, मूर्ति लगा के, और उनने सोचा कि अब बस पूरा देश राममय हो जाएगा। देश तो राममय पहले भी था, आज भी है और जिंदगी भर रहेगा, हमेशा रहेगा, जाने कितनी सदियों तक रहेगा। उसके लिए देश को आपकी जरूरत नहीं है, किसी माध्यम की, किसी राजनीतिक दल की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन उस वजह से अब फिर आदमी वोट दे दे, 5 साल दे दिया, 10 साल दे दिया, फिर उस वजह से दे दे, इसलिए लोगों की नाराजगी बीजेपी से हुई है। लेकिन कांग्रेस को जो करना चाहिए था, राहुल गांधी मेहनत करते रह गए, उनके आसपास की जो टीम है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उनके आसपास जो लोग हैं, 2 तरह की टीम है, एक तो वो है जो दिखाई नहीं देती और काम करती, वो लोग अच्छे हैं। लेकिन जो दिखाई देते हैं, जो नेता हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, संगठन के बहुत सारे निर्णय करते हैं, वो सारे लोग अपने अपने स्वार्थों में काम करते हैं। छोटे छोटे से मैंने एआईसीसी में 5-5 हज़ार में प्रदेश स्तर के पदों को बढ़ते देखा है, 10-10 हज़ार में प्रदेश स्तर के पदों को बढ़ते देखा। ऐसे पार्टी खड़ी करोगे, ऐसे आरएसएस से लड़ोगे, ऐसे बीजेपी से लड़ोगे, ऐसे मोदी से लड़ोगे, ऐसे गोदी मीडिया से लड़ोगे, कैसे लड़ोगे? सबसे पहले कहाँ है कांग्रेस के अनुसांगिक संगठन? सेवा दल की क्या स्थिति है बता दीजिए आप। एनएसयूआई की छात्र संगठन की क्या स्थिति है? युवा कांग्रेस की क्या स्थिति है? कोई संगठन भी नहीं बचे, और संगठन नहीं खड़े करोगे तो बीजेपी से कैसे लड़ोगे? अगर आज कांग्रेस के पास संगठन बीजेपी से आधा भी होता तो मैं दावे से कहता हूं कि 300 से 350 सीटें इंडिया गठबंधन लाने की स्थिति में हो जाता। लेकिन नहीं है ऐसी स्थिति। एक बात की मैं तारीफ करूंगा आदरणीय खड़गे साहब की और राहुल जी की, दोनों की। इस बार उन्होंने क्षेत्रीय दलों को भरपूर सीटें दी, वो बहुत लिबरल हो गए और वो सीटों में समझौता करने के लिए तैयार थे। इसके अच्छे परिणाम आने वाले हैं, इसलिए देश में कोई भी परिणाम भविष्य में आ सकता है। लेकिन ये बीजेपी वर्सेस जनता का चुनाव है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन का नहीं। सिंधिया जी के बारे में आपने जवाब दिया, देखिए तो पार्टी छोड़ करके 2019 में पूरा घटनाक्रम और इंटरनल फाइट्स की जो हम बात कर रहे हैं, 2023 के विधानसभा चुनाव जो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के बीच में अंदरूनी हुई, जो जैसा लोग बताते हैं, उस विषय में आखिरी सवाल है। मैं ये बताऊं आपको कि मेरे गांव में एक कहावत है कि राजा के कुंवर फूल मारने से मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित मतलब बेहोश, इतने कोमल होते हैं,
राजनीति साहस का काम है। राजनीति में बहुत फाइट हो गई है, बहुत कंपटीशन हो गया है। अब राजनीति पहले जैसी नहीं रही कि पर्चा भर दिया और सांसद बन गए। सिंधिया जी जब एक तो हार को झेलने लायक आदमी नहीं है, फूल से ही मूर्छित होने वाले वो भी है, बने कितने भी बालों पे हाथ फेर फेर के और दौरे कर करके कि मैं तो बहुत हार्ड वर्कर हूँ, जनसेवक हूँ। नहीं, जनसेवक अनसेवक बिल्कुल नहीं। उनके अंदर तो सामंतशाही की पराकाष्ठा है। अब दो सामंतशाहियों की लड़ाई हुई, एक दिग्विजय सिंह, एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया। बेचारे पिस गए कमलनाथ। कमलनाथ जी इतने भले आदमी हैं, कमलनाथ जी लेकिन दोषी भी है। उनको मेरे जैसे उनके टीम के साथी लोग, जिनकी भी जो भी स्थिति, जिसकी भी नज़र में, जिसकी भी वो मानते हो अपनी नज़र में, लेकिन मेरे जैसे जितने भी लोग थे सब उनको ये आगाह करते रहे कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी आपको गड्ढे में ले जाके धक्का मारने वाले हैं। लेकिन उनको ये बात पता नहीं क्यों उस समय समझ में नहीं आई, और वही आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने किया कि अपने बेटे के लिए, जयवर्धन अच्छा नौजवान साथी है लेकिन काबिलियत भी तो मायने रखेगी। राजनीति के अंदर दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं आज की तारीख में। एक तो आपकी संख्या क्या है, आपके साथ कितने लोगों का सपोर्ट है, आपकी जाति या कोई और जाति हो, ओवरऑल किस मुद्दे पे आप राजनीति कर रहे हो, कौन आपका सपोर्ट कर रहा है, उसमें वो कमजोर पड़ जाते हैं। जयवर्धन ऐसी स्थिति में पुत्र मोह तो सबको हो जाता है, तो उनको भी हो गया। तो वो जयवर्धन जी के लिए रास्ते साफ करते चले गए कि जेबी के लिए रास्ता साफ कैसे होगा। उसमें पहले टारगेट पे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से और कमलनाथ जी की बहुत ट्यूनिंग ना बन जाए, यही दिग्विजय सिंह जी का हमेशा काम रहा, और उन्होंने वो ट्यूनिंग को बिगाड़ने का काम किया। और फिर कमलनाथ जी से गलती से निकल गया कि सड़क पर उतर जाए सिंधिया। तो कहीं ना कहीं सिंधिया को थोड़ा सा बुरा भी लगता है चीज़ों का, जो मैं उनका नेचर जानता हूँ। वो उतर गए सड़क पर, लेकिन मूल उद्देश्य था दिग्विजय सिंह जी का कि सिंधिया को सबसे पहले पार्टी से बाहर करो। आप खुद ही सोच के देखिए, अगर सिंधिया जी बाहर नहीं गए होते और कमलनाथ जी की सरकार नहीं गिरी हुई होती तो ज़्यादा से ज़्यादा 2023 और कमलनाथ जी देखते। इसके बाद अब तो देख सिंधिया ही का नंबर था, और 10 साल सिंधिया ही का नंबर रहता कम से कम। पार्टी सिंधिया से के मुकाबले में कौन नेता था मध्य प्रदेश? भाई अरुण यादव जी हैं, जीतू पटवारी जी हैं, या कोई और भी नेता आप मान लो, बकाया तो और नेता सब बुजुर्ग हो गए। तो ये सारे नेता भी सिंधिया के मुकाबले नहीं थे। तो निश्चित रूप से सिंधिया को मौका मिलता तो उनको टारगेट था कि सिंधिया को कैसे बाहर करें। मेरे जैसे आदमी से उनको इनसिक्योरिटी हो गई कि ये अगर कांग्रेस का एमएलए बन के आ गया तो फिर क्या होगा हमारे उस मिशन का, जिस मिशन के तहत हमने सिंधिया को बाहर किया। तो दिग्विजय सिंह जी सिंधिया को भगाने में, पार्टी से सबसे ज्यादा भूमिका सिंधिया जी को भगाने में किसी की है तो दिग्विजय सिंह की है। और इतना ही नहीं, पार्टी की सरकार गिराने में, कांग्रेस पार्टी की जनता की चुनी हुई सरकार गिराने में, भले ही सिंधिया उसके लिए बहाना बन गए, उसमें भी दिग्विजय सिंह जी की भूमिका है। और आज भी पार्टी अगर खड़ी नहीं, अभी फिर से पार्टी इतनी कम सीटें लेके आई 2018 के अंदर, 2023 के अंदर गलतियां जो हुई पार्टी से, उसमें भी दिग्विजय सिंह जी की भूमिका है। और अभी भी पार्टी खड़ी नहीं हो पाएगी, इसमें भी दिग्विजय सिंह जी की ही भूमिका रहेगी। आखिरी सवाल है तो आखिरी जवाब दे रहा हूँ, और बहुत खुल के कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ। किसान का बेटा हूँ, यादव वंश में जन्मा हूँ, भगवान श्री कृष्ण का वंशज हूँ, बाबा साहब का फॉलोवर हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, महात्मा ज्योतिबा फुले का, और सभी महापुरुषों को मानता हूँ, उनको पढ़ता हूँ, उन्हीं के रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में सरकार बनाना है, अगर हम लोगों के ही पास आना पड़ेगा, हमारे पास आना पड़ेगा, हमारी मदद लेनी पड़ेगी, नहीं तो ये कांग्रेस मध्य प्रदेश में कभी सरकार नहीं बना पाएगी। लिख के देने को तैयार, जैसे राहुल जी लिख के देने को तैयार है ना कि मोदी जी नहीं बनेंगे अब पीएम। मुझे भी ये संभावना लग रही है कि शायद मोदी जी पीएम नहीं बनेंगे, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ इस मध्य प्रदेश में दामोदर यादव कह रहा है, बता दो नेतृत्व कहाँ है, निकाल लो, आ जाओ, लड़ लो, अगली बार 43 पर रह जाओगे, हम डंके की चोट पर लड़ेंगे 100 सीटें, पता चल जाएगा उनको। तो सब सत्यानाश करने वाले ये सामंतशाही लोग हैं, इन सामंतशाहियों को बाहर निकालना चाहिए, या फिर पार्टी में मार्गदर्शन मंडल में बिठा देना चाहिए इन सामंतशाहियों को, और नेतृत्व देना चाहिए नौजवानों को, किसानों को, गरीबों को के बेटों को, किसानों के बेटों को, पिछड़ों और दलितों को, और सामान्य वर्ग के लोगों की संख्या इसमें बढ़ाना चाहिए। किस तरीके से? क्यों ब्राह्मण बीजेपी को जाएगा 100%? क्यों जाएगा? अभी अगर अमेठी में कांग्रेस जीतने की स्थिति में, आज की तारीख में स्मृति ईरानी हारने की स्थिति में केएल शर्मा से, क्यों? क्योंकि पूरा ब्राह्मण केएल शर्मा के साथ खड़ा हो गया। ब्राह्मण की संख्या अगर 40 लाख होगी मध्य प्रदेश में और तुम टिकट 20 दोगे, कैसे काम चलेगा? और दिग्विजय सिंह के रिश्तेदारों की संख्या 5 लाख नहीं होगी और टिकट 50 दे दोगे, तो पार्टी का तो सत्यानाश खुद ही कर रहे हैं। कांग्रेस को सरकार बनाना है तो सिर्फ हम लोग बना सकते हैं, हमारे पास ही आना पड़ेगा, नहीं तो मध्य प्रदेश में खत्म हो जाएगी, भले ही केंद्र में बना ले।
हमारे साथ थे मध्य प्रदेश के नेता दामोदर यादव जी, जिनका कहना है कि मध्य प्रदेश में पुत्र मोह के चक्कर में अपने रास्ते साफ साफ करते 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 दिग्विजय सिंह जी ने आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये ला दी है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ही साफ होती नजर आ रही है। और इनका स्पष्ट कहना है कि अगर कांग्रेस को मजबूती के साथ लड़ना है तो तमाम उन लोगों को अपने कंपे में लेना पड़ेगा और उनको विश्वास दिला करके उनसे काम लेना पड़ेगा कि उनका राजनीतिक लाभ वो किस प्रकार ले रहे हैं, उसी प्रकार उनको राजनीतिक हिस्सेदारी वो प्रदान करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। निष्पक्ष सवाल भी पूछते हो और बड़े अच्छे सवाल आप पूछते हो। आपको और आपके सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष भाई को भी धन्यवाद।